हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज विद्युत आवेश के मूलभूत गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पहला हम गुण पढ़ने वाले हैं आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ठीक है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन कब होता है? असमान आवेशों के बीच, असमान आवेशों के बीच हमेशा अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। हमेशा आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। और समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है, हमेशा प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। यानी हम कह सकते हैं सजातीय आवेश। ठीक है। सजातीय आवेश यानी एक जैसे आवेश, सजातीय आवेश। ठीक है। सजातीय आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है। रिपल्सन। और विजातीय आवेश, विजातीय आवेश का मतलब असमान आवेश। ठीक है। विजातीय आवेश यानी असमान आवेशों के बीच हमेशा अट्रैक्शन होता है। ठीक है। अट्रैक्शन होता है यानी आकर्षण होता है। ठीक। इस बात को लिखते हैं। पहला गुण है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का। पहला गुण है क्या? आकर्षण और प्रतिकर्षण का। इस बात को लिखते हैं कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो लिखते हैं विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण, आकर्षण अट्रैक्शन। ठीक है। कि विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण तथा सजातीय, सजातीय का मतलब एक समान, एक जैसे। ठीक है। विजातीय का मतलब अलग अलग। ठीक है। तो अलग अलग आवेशों के बीच यानी असमान आवेशों के बीच आकर्षण तथा सजातीय यानी एक जैसे आवेशों के बीच आकर्षण हो, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है। सजातीय आवेशों के बीच, सजातीय आवेशों के बीच। ठीक है। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है। ये बात बिल्कुल आपको याद रहेगी कि अगर एक जैसे आवेश हो यानी सजातीय आवेश हो तो प्रतिकर्षण, रिपल्सन होने वाला है। और अलग अलग आवेश हो, ठीक है, विजातीय आवेश हो, अलग अलग आवेश हो तो उनके बीच आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। बात कंफर्म है। दूसरा गुण लिखते हैं। ठीक है। आवेश। ठीक है। दूसरा गुण हम लिखते हैं आवेश का। दूसरा गुण क्या होता है? ध्यान से समझे। दूसरा होता है विद्युत प्रेरण, विद्युत प्रेरण, विद्युत प्रेरण। ठीक है। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। विद्युत प्रेरण क्या होता है? तो प्रत्येक आवेशित जो वस्तु होती है, अगर कोई आवेशित वस्तु है वह हल्की उदासीन वस्तुओं को अपनी तरफ अट्रैक्शन करती है, आकर्षण करती है, खींचती है। जैसे अगर ये हमारे पास कलम है यानी मार्कर है तो इस मार्कर को अपने बालों में रगड़ें और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वह टुकड़े, उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े इस कलम पर धीरे धीरे चिपकना शुरू कर देंगे। ये आवेशित वस्तु है और कागज के टुकड़े जो छोटे छोटे हैं वह बिल्कुल उदासीन है। तो एक आवेशित वस्तु हल्की उदासीन वस्तु यानी हल्की जो कागज के उदासीन वस्तु हैं उनको आकर्षित करती है। इसे हम कहते हैं विद्युत प्रेरण। इसमें लिखते हैं कि प्रत्येक आवेशित वस्तु
प्रत्येक आवेशित वस्तु हल्की उदासीन वस्तु को आकर्षित करती है। बात समझ में आ गई है? कंफर्म है? बात समझ में आ गई है? ठीक, कंफर्म है। आप कंघी भी करते हैं, आप बालों में कंघी भी करते हैं तो कंघी आवेशित हो जाता है, और उसे आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं जो उदासीन हैं, तो वह कंघी में आकर चिपकना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो प्रत्येक आवेशित वस्तु हल्की उदासीन वस्तु को आकर्षित करती है, हल्की उदासीन वस्तु को आकर्षित करती है। कंफर्म? ठीक, आगे बात कर लेते हैं, अगला बात कर लेते हैं। ठीक है, अगला इसका गुण है, तीसरा इसका गुण होता है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण। तो आवेश के संरक्षण के नियम के अनुसार, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार न तो आवेश उत्पन्न, ठीक है, किया जा सकता, न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट, ठीक है, किया जा सकता है। न तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं आप, न ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, आप समझें, यदि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, सपोज कीजिए हमारे पास ये दो वस्तुएं हैं, और इन दोनों वस्तुओं को हम क्या करें, आपस में रगड़ें। इन दोनों वस्तुओं को आपस में हम रगड़ें, तो जैसे ही हम आपस में रगड़ते हैं तो इन दोनों पर पहले जितना आवेश था, जैसे ही हम रगड़ना शुरू करेंगे तो इस एक वस्तु से आवेश निकलकर दूसरे वस्तु में प्रवेश करेगी। एक वस्तु से जितना आवेश निकलेगा उतना आवेश दूसरे वस्तु में प्रवेश करेगा। यानी एक वस्तु में जितनी आवेशों की कमी होगी उतने ही दूसरे वस्तु में आवेशों की अधिकता होगी। तो रगड़ने से पहले इन दोनों का कुल आवेश और रगड़ने के बाद इन दोनों पर कुल आवेश सदैव नियत रहता है, सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे हम मान लेते हैं, अगर एग्जाम्पल के लिए एक और बात पर हैं आपसे, तो यूरेनियम जैसे ही क्षयित होता है, कौन सा यूरेनियम, एग्जाम्पल लिखते हैं यूरेनियम 92, यूरेनियम 238, जैसे ही ये क्षयित होता है, टूटता है, तो इसमें से एक अल्फा कण बाहर निकल जाता है। यानी यह जैसे ही क्षयित होता है, टूटता है, तो इसमें से एक अल्फा कण बाहर निकल जाता है। अल्फा कण इसके बाहर निकल जाता है। बचता है क्या? थोरियम बचता है। ठीक है, थोरियम बच जाता है आपके पास। तो आप अगर इसे देखें, ठीक है, अगर इसे ध्यान से आप देखें तो 92 यूरेनियम 238 से जब क्षयित होकर एक अल्फा कण बाहर निकाल रहा होता है, जब क्षयित होता टूटकर एक अल्फा कण बाहर निकालता है, तो थोरियम 234 बचता है। तो क्षयित होने से पहले अगर आवेश देखें, क्षयित होने से पहले, ठीक है, क्षय होने से पहले आवेश कितना है? क्षय होने से पहले आवेश, ठीक है, पहले का आवेश, क्षय होने से पहले का आवेश कितना है? तो आप कहेंगे सर 92 है। क्षय होने से पहले का आवेश कितना है? 92 है।
और क्षय होने के बाद का आवेश कितना है, टूटने के बाद का आवेश, ठीक है। यानी क्षय होने के बाद, क्षय होने के बाद, क्षय होने के बाद का आवेश, क्षय होने के बाद का आवेश कितना होगा भाई, क्षय होने के बाद का आवेश, तो आप वो भी कितना होगा 90 प्लस 2 यानी 92, ठीक है। बात समझ में आ रही है, दिख रही है ना। क्षय होने के बाद का आवेश कितना है, वो भी है 92, ठीक है। तो क्षय होने से पहले का आवेश 92 92 और क्षय होने के बाद का भी आवेश 90 प्लस 2, ठीक है 92 92, ठीक। तो दोनों के दोनों ही आवेश क्या है, संरक्षित है। क्षय होने से पहले का आवेश जितना है, क्षय होने के बाद का आवेश उतना ही है। जितना क्षय होने के पहले का आवेश उतना ही क्षय होने के बाद का आवेश, यानी आवेश क्या है, संरक्षित है, आवेश संरक्षित है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शंस, इलेक्ट्रिक इंडक्शंस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये 3 पॉइंट आवेश के गुण। अगले आवेश के गुण की हम बात करते हैं आपसे। आवेश का जो चौथा गुण है वह है आवेश पर वेग का प्रभाव, वेग का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज। तो आवेश की मात्रा पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को लिखते हैं कि आवेश की मात्रा पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है। यानी इलेक्ट्रॉन की चाल को हम कितना भी बढ़ा दें या इलेक्ट्रॉन की चाल को हम घटा दें, इसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंफर्म है। इलेक्ट्रॉन के चाल के बढ़ने से या इलेक्ट्रॉन के चाल के कमी होने से उसके आवेश पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आ रही है। अगला है आवेशों का क्वांटमीकरण। पांचवा है आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? इस क्वांटा का मतलब होता है ना पैकेट्स यानी बंडल, ठीक। तो जो भी कुछ हो ये बंडल की बात कर रहा है, ठीक है। इस बात को समझते हैं पैकेट से। अगर तो मान लीजिए हमारे पास कुछ बिस्किट हैं, ठीक है, कुछ बिस्किट हैं, कैसे, जो पैकेट में है। मान लीजिए पार्ले जी का बिस्किट है, ठीक है, मान लीजिए क्या, पार्ले जी का बिस्किट जो है वह 5 रुपये वाला है। आप देखे होंगे 5 रुपये वाला जो पैकेट होता है 5 रुपया, इसका दाम कितना है, 5 रुपया फिक्स है। इस बिस्किट का दाम कितना रुपया है, 5 रुपया फिक्स है। इसका कितना दाम है, 5 रुपया, ठीक है। अब आपसे कहें हम, ठीक है, कि आप हमें 10 रुपये का बिस्किट ला दीजिए, तो आप कहेंगे 2 पैकेट मिलेगा, फिक्स है 2 पैकेट मिलेगा, ठीक। हमने कहा भाई 10 रुपया का बिस्किट ला दीजिए, तो हमने कहा 2 पैकेट मिलेगा, 2 पैकेट आपने लाकर दे दिया। हमने कहा भाई 20 रुपये का बिस्कुट दे दीजिए, आपने 4 पैकेट बिस्किट दे दिया, ठीक। हमने ये कहा कि भाई हमें 6 रुपये का बिस्किट दे दीजिए, हमें 6 रुपये का बिस्किट दे दीजिए, तो दुकानदार क्या कहेगा, भाई ये 5 रुपये का एक बिस्किट ले लो,
ये 1 रुपये का बिस्किट नहीं मिलने वाला है। जबकि ये कहता है क्वांटा यानी पैकेट, जब भी हम देंगे पैकेटों में देंगे आपको। हमारी बात समझ में आ रही है? जब भी देंगे हम पैकेटों में देंगे, ठीक। जबकि हम अगर 6 रुपया या 7 रुपया का बिस्किट खरीदें तो वह हमें नहीं देगा। जब भी हम देगा हमें तो 5 रुपये का बिस्किट देगा ये पैकेट में, या 10 रुपये का देगा, या 15 रुपये का देगा, यानी वह पैकेट में ही बिस्किट हमें देगा, वह खोल कर बिस्किट नहीं दे सकता है। हमारी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी जो होता है वह कभी आधा, पौने, सवा, अढ़ैया नहीं निकलता है। बात समझ में आई? ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी कभी भी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो आधा, पौने, ठीक है, अढ़ैया, सवा में नहीं निकलता है, दशमलव में नहीं निकलता है, बटे में नहीं निकलता है, हमेशा एक संख्या के रूप में निकलता है। बात समझ में आ गई होगी? हमेशा कैसे निकलता है? एक संख्या के रूप में निकलता है, ठीक। हमारी बात समझ में आ गई है? संख्या का रूप में निकलती है। और कैसी संख्या? पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज के रूप में, ठीक है, पूर्ण गुणज के रूप में निकलती है, ठीक है। हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में निकलेगी। या तो आवेश निकलेगा तो पूर्ण गुणज के रूप में, आवेश अगर अंदर प्रवेश भी करेगा तो पूर्ण गुणज के रूप में। बात समझ में आ रही है? हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में। पूर्ण गुणज का मतलब हमेशा एक नंबर में निकलेगा, अंक में निकलेगा, आधा नहीं निकलेगा, दशमलव में नहीं आएगा, ठीक है। हमारी बात कंफर्म समझ में आ गई होगी आपको? तो इस बात, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का आवेश पूर्ण गुणज के रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। हमारी बात समझ में आ गई आपको? पूर्ण गुणज के रूप में होता है किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन। पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज क्या होता है तो आप समझें इससे। पूर्ण गुणज क्या होता है? जैसे पूर्ण संख्याएं आप पढ़े होंगे, पूर्ण संख्याएं पढ़े होंगे आप। पूर्ण संख्याएं क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, पढ़े होंगे। पूर्णांक आप पढ़े होंगे, बिल्कुल पूर्णांक पढ़े होंगे, पूर्णांक पढ़े होंगे। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, फिर माइनस भी 1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है। ये सब बातें पढ़े होंगे आप। पूर्ण बात जरूर पढ़े होंगे आप मैथमेटिक्स में। तो ये पूर्ण गुणज का मतलब क्या हुआ? अगर इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे होते हैं, अगर किसी वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो उस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज, उस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, +E+1 चार्ज आएगा। और कितने हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला है? 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को निकाला है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश निकला है। बात समझ में आई है? अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकाल लें तो हम कहेंगे 2 × 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश निकल रहा है, कितना निकला? 2 निकला, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाले तो 3 × इलेक्ट्रॉन का आवेश, 3 × पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 3 × इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हम निकाल लें उसमें से तो +4 × इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। अगर इस वस्तु में हम इलेक्ट्रॉन हम बाहर से दें तो हम कहेंगे -1 और इलेक्ट्रॉन का आवेश हम दे रहे हैं। कितना दे रहा है? तो 1 दे रहा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दें हम उसमें
तो ऋण आवेश हो जाएगा, यानी 2 माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हम उसको दे दें तो माइनस का 3 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन दे दें उसमें तो माइनस का 4 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। हमारी बात समझ में आ रही है? यानी इस तरह से किसी भी आवेश के ऊपर, ठीक है, किसी भी आवेश के ऊपर, आवेश का मतलब क्यू, ठीक है, आवेश का मतलब क्यू, किसी भी आवेश के ऊपर कितना चार्ज आएगा? या तो प्लस का चार्ज आ सकता है या तो माइनस का चार्ज आ सकता है। और ये नंबर कहां तक जाएगा? एन तक जाएगा। एन इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का एन इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। तो यानी प्लस माइनस एन और इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी ई। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कंफर्म है। क्यू क्या है? आवेश है। यन क्या है? ये स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई क्या है? ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। हमारी बात समझ में आ गई है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक। तो इसको ध्यान में आपको रखना, इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जब भी आपसे पूछा जाएगा किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया तो उसकी प्रकृति क्या होगी? धनात्मक। और किसी वस्तु को हमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस वस्तु की प्रकृति क्या होगी? ऋणात्मक। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसका एक और हम गुण आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका एक और गुण, छठा पॉइंट से, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है योग, आवेशों का योग, ठीक है। अगला गुण है 6 नंबर, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, योज्यता, ठीक है। किसी निकाय पर कुल आवेश, उनके अलग अलग आवेशों का योग होता है। उनके अलग अलग आवेशों का योग होता है। किसी निकाय पर कुल आवेश, कुल आवेश, ठीक है, अलग अलग आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग होता है, ठीक है। यानी हमेशा इसको हम लोग साइन के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। यदि कोई हमारे पास ये निकाय है, कोई सिस्टम है, इसमें प्लस का 5 क्यू आवेश, माइनस का 3 क्यू आवेश, ठीक है, इस तरह से है, प्लस का 2 क्यू आवेश, माइनस का क्यू आवेश, इस तरह से आवेश हैं, तो इनका कुल योग करेंगे आप तो इन सबको जोड़ लेंगे। यानी यदि कुल आवेशों का योग हम मान ले क्यू है तो होगा कितना? प्लस 5Q, ठीक है, प्लस माइनस का 3Q, प्लस का 2Q और माइनस Q, इनका योग कर लेते हैं, ठीक है। तो कुल इनका योग कितना होगा? कुल इनका योग कितना होगा? 5 और 2 7, 7 में से 3 और 1 4 घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3Q। हमारी बात समझ में आ गई होगी? कंफर्म है? तो इस तरह से यदि कुल आवेशों का योग, ठीक है, यानी यदि कुल आवेशों का योग, कुल आवेशों का योग Q हो तो इनके अलग अलग आवेशों
के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ये तो आपके पास सिस्टम हमने एक एग्जाम्पल दिया है। तो Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ठीक है। ऐसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे Q1 प्लस का Q2 माइनस का Q3 माइनस का Q4, तो प्लस का माइनस का Q3 माइनस का Q4। इस तरह से जितना भी रहेंगे हम जोड़ लेंगे। ये हुआ आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता। बात समझ में आ गई है? ठीक, तो बस आज के लिए इतना हम रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट दिन हम बात करेंगे, ठीक है, इस पर आगे के सवालों की। जय भारत।